Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Anwan Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study group 3rd A. Group 3rd A means 13 number group. यह P ब्लॉक का सबसे पहला वाला ग्रुप है 3rd A. इसे हम स्टडी कर रहे हैं। जो S ब्लॉक है उसके बाद इसका D ब्लॉक आता है पीरियडिक टेबल में। जब D ब्लॉक समाप्त हो जाता है उसके बाद 3rd A, 4th, 5th, 6th इस तरह से ये आते हैं। तो हम 3rd A का आज स्टडी कर रहे हैं। किसी भी पीरियडिक टेबल में किसी भी ग्रुप का जब हम स्टडी करते हैं तो उससे पहले हमको कुछ इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी होती है। वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले उसका जनरल फार्मूला, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उस ग्रुप का, उसका एक जनरल फार्मूला होगा। यहाँ इसका जनरल फार्मूला है NH2NP1। जैसे हमने S ब्लॉक का स्टडी किया था तो वो था NS पे 1 या 2। यह है 3rd A है तो NH2NP1 ये है। तो इसको 3rd A ग्रुप के एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में आएगा। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये जो है वो 3rd ग्रुप का है। और आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर p ऑर्बिटल में आता है तो इसको p ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। अब देखिए किस तरह से आने वाला इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में आता है। अंतिम कक्ष में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2s2 2p1, 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो p के अंदर आया। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो p के अंदर आया, इसलिए इसको हम p ब्लॉक का एलिमेंट भी कहते हैं। और वैसे भी आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर आ गए, 1 p के अंदर आ गया। अब p के अंदर p स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 3rd A से हो रहा है। p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, आने वाला इलेक्ट्रॉन p के अंदर आया और वो कहाँ से शुरू हुआ? 3rd A से, तो इसलिए ये 3rd A का है। अगर p में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये हो जाता 4th A का हो जाता। इस तरह से इसी क्रम में ये बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका जो जनरल फार्मूला है कन्फिग्रेशन का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, वो है NH2NP1। इसमें जो एलिमेंट है वो है BAl, GaInTl, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनका एटॉमिक नंबर है 5, 13, 31, 49, 81। यदि हम इसमें किसी एक का एटॉमिक नंबर भी याद रख लें, जैसे माना बोरोन का हमने 5 याद रखा, तो 5 में हम 8 जोड़ दें 13, 13 के अंदर हम 18 जोड़ें 31, 31 में फिर 18 जोड़ें 49 और 49 में फिर 32 जोड़ें तो ये आ जाता है 81। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहला जो टोटल 7 पीरियड्स हैं, आवर्त हैं, पहले में 2 और 3 में 8 8, फिर 18 18 और फिर 32 होते हैं। तो इस गैप को हम ऐड कर करके हम आगे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो हमने बता ही दिया है। इसके अलावा इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पहले वाले की +3 है, फिर उसके बाद +1 और +3 है, फिर +1 +3 इस तरह से चली जाती है। +1 ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि एल्यूमिनियम की जो +1 है वो अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए इसको इसमें रखा है। +3 से हम नीचे की तरफ भी जा रहे हैं, +3 में है। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के पीछे रीज़न यह है कि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन ये देकर ऑक्टेंट अपना कंप्लीट कर लेता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मानी जाती है इस वर्ग की। चलिए अब हम देखते हैं कि जो बोरोन है, इस वर्ग का जो सबसे पहला एलिमेंट है बोरोन, वो अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में भिन्नता रखता है। तो ये भिन्नता क्यों रखता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको हम स्टडी करते हैं। तो इसके पीछे जो पहला रीज़न दिखाई पड़ता है वो ये है कि जो बोरोन है उसका आकार अपने ही वर्ग में सबसे छोटा है, वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा आकार है। पहली बात, छोटा आकार होने के कारण ये फायांस के नियम के अनुसार यह हमेशा दूसरे जो कंपाउंड है नेगेटिव लिगेंड उनके साथ हमेशा ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। बाकी जो है इसके इसी वर्ग के वो आयनिक भी बनाएंगे, लेकिन ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। तो इस पहला रीज़न तो ये है स्मॉलर इन साइज। दूसरा रीज़न ये है कि साइज़
अगर छोटा है तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, वो न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि इसमें जो डी ऑर्बिटल है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते ही नहीं, क्योंकि आप पहला वर्ग में सबसे पहला वाला है, फर्स्ट आवर्त का है, फर्स्ट पीरियड का है, उसमें डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते बाकी सब में तो होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से अलग होती हैं। मिसाल के तौर पर बोरोन जो है वो कोवलेंट नेचर का होता है, बाकी जो इसके वर्ग के अन्य तत्व कोवलेंट नेचर के बहुत कम होते हैं। बोरोन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके नीचे के बाकी तत्वों की होती है, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल होते हैं। इस तरह से जो है वो कई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें ये डिफरेंस शो करता है। अब इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s2 से बहुत कम शील्डेड रहता है। Thus they feel more attracted by nucleus and so atomic radius of B is very less। इसकी जो B की जो एटॉमिक रेडियस है वो बहुत कम होती है और ये साइज में बहुत छोटा होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बोरॉन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, thus it has tendency to gain electrons and complete the octet। Thus its compound act as Lewis acid and B makes many complexes and adducts। जो बोरोन है, B के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले में 2 हैं, बाहर 3 हैं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये जो है वो अपना ऑक्टेंट कंप्लीट कर लेता है। और वैसे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जब इसमें कमी है तो ये एक अच्छे एसिड की तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट या कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बोरोन इज 4 whereas of other elements of this group is 6। बोरोन की 4 है, बाकी इसी वर्ग के दूसरे एलिमेंट की 6 होती है। बोरोन डज नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोरोन जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करता, क्योंकि ये अपने वर्ग में सबसे ऊपर है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि ये तो वर्ग में सबसे ऊपर है, इसलिए इस पर ये इफेक्ट काम नहीं करता। Due to above reasons, boron does not show resemblance with elements of its own group, rather shows similarity to the silicon of group 4th A because of diagonal relationship। चलिए अब हम इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले ये जो टेबल बना रखी है उसको एक बार देख लें हम। तो वह टेबल में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है, इनके एब्रीविएशन हैं, फिर उनका एटॉमिक नंबर है और एक तरफ इनकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, उनकी वैल्यूज़ को इसमें भर रखा है। अब हम इसमें देखें तो कई हमको चेंजेस नज़र आते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो वैसा ही है, NH2 NP1, N की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इसके अलावा इनका एटॉमिक वेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट सभी की +3 है, बोरोन की तो +3 है, लेकिन बाकी आगे वालों में +1 भी शो हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट इनका जो है वो बोरोन का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, जो मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इनका बोरोन का सबसे ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके बाद इसके अलावा जो कोवलेंट रेडियस बोरोन की सबसे कम है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रही है। इसमें एल्यूमिनियम और गैलियम की तो बिल्कुल बराबर है। मेटेलिक रेडियस जो है वो बोरोन की सबसे कम है, उसके बाद एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा है, फिर वापस गैलियम की कम हो गई। इस तरह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ हमको एक चीज़ ध्यान देनी है, वो ये कि इसकी काफ़ी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो है वो एल्यूमिनियम के आते आते चेंज हो जाती है। जो इनका क्रम है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इफ़ वी गो डाउन इन अ ग्रुप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज और वी गो डाउन इन अ फ्रॉम लोअर टू अपर
इन अ ग्रुप, डिक्रीज और इंक्रीज, ये जो चलता है थ्योरी, लेकिन ये थ्योरी यहाँ पर एल्यूमिनियम पर आकर जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके पीछे कुछ रीज़न है, उस रीज़न को हम इस टॉपिक में अभी स्टडी करते हैं। चलिए, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सब्लिमेशन एनर्जी। इसकी जो डेंसिटी है, ग्रुप में यदि हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन उसकी अपेक्षा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप अप टू गैलियम एंड देन इंक्रीज। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है गैलियम तक। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने के पीछे रीज़न ये है कि इनके जो जैसे बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है, डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है। जैसे गैलियम में जाते हैं तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, बॉइलिंग पॉइंट सब्लिमेशन एनर्जी रिड्यूसेस कंटिन्यूसली और मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और सब्लिमेशन एनर्जी मीन्स conversion of substance from solid to gas is known as sublimation and the energy used is known as sublimation energy. अब हम चलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो चूंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो शक्ति है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उस स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऊपर से नीचे आने पर कम होती जाती है। वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम बी टू एल एंड देन इंक्रीज फ्रॉम एल टू जी। द रीज़न इज दैट, जैसा भी हमने पहले बताया कि जो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल फ्रॉम बी टू एल इंक्रीज, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की शक्ति, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्योंकि साइज बढ़ रहा है, बढ़ने से डिक्रीज होता है। लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर ये प्रॉब्लम यूँ आती है, एल्यूमिनियम में प्रॉब्लम यूँ आती है कि जो एल्यूमिनियम है इस पर डी ब्लॉक तो है, डी ऑर्बिटल तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रहते हैं, दूर दूर रहने के कारण इसमें से रिपल्शन कम है, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है। ऐसी स्थिति में ये जो है एल्यूमिनियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाता है। लेकिन जैसे हम गैलियम के पास जाएंगे तो गैलियम में एकदम से 18 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, डी ऑर्बिटल वो का वही है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन एकदम से जुड़ गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इनके बीच में जो है वो रिपल्शन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो गया। इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो गया तो इनका जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद इसी तरीके से फर्दर IP इंक्रीजेज फॉर गैलियम बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हियर आर फिल्ड इन डी ऑर्बिटल which are less shielded and so are more attracted by nucleus। इस तरह से जो है इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलती है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अंतिम कक्ष में आउटरमोस्ट ऑर्बिटर में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए और दूसरा इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और वैसे अगर इसको देखें तो 5 है, अंदर वाले कक्षक में 2 है, बाहर वाले कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो यह ऑक्टेंट अपना कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। इसके अलावा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी है, जो केवल बोरोन शो करता है। All elements of third A group except boron show +1 and +3 oxidation state. +1 oxidation state is enabled for aluminium and B shows only +3 oxidation state. On moving down the group, +1 oxidation state becomes more stable because of moving down the group. Inert pair effect becomes more prominent. अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं वर्ग में
तो इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रभावी होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है। तो यदि हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाएगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए नीचे आते जाएंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होती चली जाएगी। बोरोन, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड हाई आयोनेशन एनर्जी, is not able to release its all three electrons from ns to np1 orbital, as they are more closer to nucleus and strongly attracted. Thus, B3 plus does not exist and it form covalent bond. इस वजह से B3 प्लस आयन नहीं बनता है और ये केवल कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। इसलिए बोरोन से बनने वाले जो कंपाउंड हैं वो हमेशा कोवलेंट इन नेचर होते हैं, वो आयनिक नहीं होते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। GaIN एंड Tl shows +1 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. B and Al do not have inert pair effect and so do not show +1 oxidation state. Stability of +3 oxidation state decreases on moving down the group, whereas stability of +1 oxidation state becomes more prominent, due to which the electrons of an s2 orbital becomes inert. This is due to the inert pair effect. If we go down in a group, the inert pair effect increases. That's why the +1 oxidation state will more stable. अब यहाँ देखिए आप, ये जो हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाया है, B3 प्लस इज मोर स्टेबल देन Al3 प्लस इज मोर स्टेबल देन Ga+3 इज मोर स्टेबल देन In+3 इज मोर स्टेबल देन Tl+3। अब इसमें ऐसा कहा है कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो B की सबसे ज़्यादा स्टेबल है और Tl की सबसे कम स्टेबल। Tl+3 इज लेस स्टेबल देन एनी अदर इन दिस ग्रुप। अब इसका प्लस वाला +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम देखें तो +1 जो है वो B की सबसे कम स्टेबल है, उससे ज़्यादा Al की, उससे ज़्यादा Ga+, उससे ज़्यादा In+ और उससे ज़्यादा Ti+। तो इसका मतलब ये हुआ, इफ़ यू गो डाउन इन अ ग्रुप, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज and stability of +1 oxidation state increase. This is because of inert pair effect. Metallic nature. Metallic nature increases from B to Al, then reduce from the group. For the group, boron is much closer to non-metallic series because it does not donate electron because of smaller in size. So it acts as non-metals. Ionization potential of B is more as compared to other elements, and so electrical conductance is less. Other elements shows electrical conductance which justify their metallic nature. Now nature of bond. बोरॉन का छोटा साइज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता है और ऐसी स्थिति में इट कैनॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड एंड इट ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड. Boron form covalent bond because the ionic radius of its trivalent ion is very small. Thus, it has greater tendency of polarizing nearby atom by attracting its electrons. According to Fajan's rule, smaller cations have greater tendency of forming covalent bond. That's why boron always form covalent bond. चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही. थैंक यू वेरी मच. हमें इजाज़त दीजिए.